यहाँ हम लोग अभी बात कर लेते हैं सरफेस टेंशन में आगे। पिछले टर्न पे जो था उन्हें एक बार रिवाइज भी कर लेते हैं पहले। कैपिलरी राइज, ये जो हम लोगों ने देखा कि यदि कोई ट्यूब हो बहुत पतला और एक ऐसा लिक्विड जिसका फ्री सरफेस ऊपर से देखने पर कॉन्केव दिखे, एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 से छोटा हो, तो लिक्विड में ऐसे ट्यूब में लिक्विड ऊपर चली आती है एच हाइट तक। और ये एच हाइट जो हम लोगों ने सोचा वो इस तरह देखा कि यहाँ जो लिक्विड है, इस ट्यूब के इस लिक्विड को आप सिस्टम की तरह देखो, और इस लिक्विड का जो mg है वो नीचे एक्ट कर रहा है, और किनारे वाले पॉइंट पे कंटेनर के मॉलिक्यूल इस लिक्विड के किनारे वाले मॉलिक्यूल को जो पुल करते होंगे वो तो सरफेस टेंशन, तो उसका जो वर्टिकल कंपोनेंट बनेगा टी कॉस थीटा, और उसको ये तो फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है, 2 पाई आर से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो जो आर रेडियस का यदि ट्यूब है तो आर लेंथ 2 पाई आर लेंथ में ये टच करता होगा। तो हम लोग क्या देखते हैं कि उस सिस्टम के लिए जो यहाँ से यहाँ तक लिक्विड का सिस्टम देखा, उस सिस्टम के लिए वो जो लिक्विड सिस्टम है, लिक्विड का ट्यूब है, लिक्विड का एक एलिमेंट्री ट्यूब है, उसके लिए हम लोग लिखते हैं कि mg किसके बराबर हो जाएगा, टी कॉस थीटा इंटू 2 पाई आर। और m कैसे लिखेंगे तो उसको हम लोग सिलिंड्रिकल देख लेते हैं, तो पाई आर स्क्वायर एच इंटू रो इंटू जी। पाई आर स्क्वायर एच हो गया वॉल्यूम, सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, और रो डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और टी कॉस थीटा इंटू 2 पाई आर। तो ये सरफेस टेंशन के कारण हम देखते हैं कि लिक्विड ऊपर चली आई। अब बैलेंस से हमें ये पता चल गया कि एच का वैल्यू हो जाता है 2t cos थीटा बाय आर रो जी। अब इस क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा कि यदि कह दिया जाए कि ये ट्यूब जो है उस ट्यूब को हमने इंक्लाइंड रखा होता, यदि ट्यूब को इंक्लाइंड रखा होता, वही आर रेडियस का ट्यूब है, तो उसमें जो लिक्विड आता, उसका हाइट का, उसके हाइट के बारे में हम क्या कहते, तो उसके हाइट के बारे में भी हम यही कहते, हाइट जो होता उसका वो यही होता एच। इंक्लाइनेशन भले ही अलग होता, इंक्लाइनेशन भले ही अलग होता, लेकिन वो हाइट जो होगा लिक्विड का फ्री सरफेस से ऊपर उस कॉलम में वो होता एच। सोचो यदि यही एक्सपेरिमेंट आप करते और एक्सेलरेटेड फ्रेम में होते, यदि एक्सेलरेटेड फ्रेम में होते, इन एक्सेलरेटेड फ्रेम, तो एक्सेलरेटेड फ्रेम में होते तो h इक्वल्स टू हम लोग लिख देते 2t cos थीटा बाय आर रो जी इफेक्टिव। ये ध्यान रखते हैं। अब इस जगह इस बात पर गौर करते हैं कि दो केस कि एक बार ये सोचिए कि ट्यूब का जो हाइट है ना, फॉर्मूले से आपने कैलकुलेट किया और पता चला कि 80 सेंटीमीटर तक लिक्विड जा सकती है उस पर्टिकुलर ट्यूब में, और ये थ्योरी बता रहा है, लेकिन जो लिक्विड के ऊपर हम ट्यूब का हाइट देख रहे हैं वो केवल है 50 सेंटीमीटर। तो क्या उम्मीद करूं कि यदि केवल 50 सेंटीमीटर है तो दूसरे तरफ से लिक्विड को बाहर गिरना चाहिए, क्योंकि जा तो सकती थी 80 सेंटीमीटर तक। तो उस सिचुएशन को एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ एक और आइडिया आपका इंपॉर्टेंट है। वो आइडिया क्या कहता है कि आप यदि इसके
फ्री सरफेस को एनालाइज करें, ये फ्री सरफेस जो दिखेगा वो करीब स्फेरिकल टाइप दिखेगा ट्यूब के भीतर। और ट्यूब के भीतर यदि ये स्फेरिकल दिख रहा है तो यहाँ देखिए, ये जो लिक्विड के लिए यहाँ आपने टेंजेंट बनाया था, सरफेस टेंशन जो दिखाते थे वो तो टेंजेंट के लॉन्ग दिखाते थे। तो सरफेस टेंशन जो या जैसे सरफेस टेंशन किनारे वाले लिक्विड को लिक्विड नीचे खींचता, लेकिन लिक्विड तो वो सिस्टम है, सिस्टम के बाहर कौन है? ट्यूब। ट्यूब किधर खींच रहा था? ऊपर। उतना ही वो ट्यूब ऊपर। अब आप इस पॉइंट को देखें तो यहाँ पर हमें ये रेडियस दिख रहा है ऐसे आर। अब ये एंगल यहाँ थीटा था, यहाँ ये 90 है, यहाँ ये 90 माइनस थीटा होगा और यहाँ पर ये थीटा होगा। ये है रेडियस ऑफ कर्वेचर उस लिक्विड के फ्री सरफेस का। और स्मॉल आर जो है, तो हम लोग यहाँ पर साइन थीटा क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा लिख सकते हैं। एक बार चेक करें, कॉस थीटा क्या लिख सकते हैं? कॉस थीटा लिख सकते हैं आर बाय आर। तो हमारे पास आ गया कैपिटल आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल्स टू रेडियस ऑफ ट्यूब बाय कॉस थीटा। अब यदि इस आइडिया का हम यूज करें तो हाइट के लिए हमारे पास क्या था रिलेशन? हाइट के लिए हमारे पास जो रिलेशन था उस रिलेशन को देखते हैं। H इक्वल्स टू क्या हम देख रहे थे? मान लो लिक्विड का ये सरफेस हमने देखा था ऐसे इस कंटेनर में, और ये हाइट दिख रहा था H। तो H इक्वल्स टू हमारे पास था 2t cos थीटा बाय r रो जी, याद करिए। और यहाँ 2t बाय r बाय cos थीटा इंटू रो जी, ध्यान दीजिएगा। H इक्वल्स टू हो गया 2t बाय रेडियस ऑफ कर्वेचर r रो जी। यहां से क्या आ जाएगा? r इंटू एच इक्वल्स टू 2t बाय r रो जी। अब सोचो, यदि हम देखते हैं तो वैल्यू की बात करें, ये 2t बाय r रो जी से यहाँ पर ये क्या आ गया कि राइट साइड क्या दिख रहा होगा? कांस्टेंट। कांस्टेंट किस सेंस में? ये आर को टेंशन, ये लिक्विड की प्रॉपर्टी, जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और ये सारे मिलके हैं कांस्टेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ? यदि हाइट सफिशिएंट नहीं हो ट्यूब की, मतलब जा सकता था 80 सेंटीमीटर तक लिक्विड, लेकिन हाइट जो बाहर निकला हुआ है वो केवल है 50 सेंटीमीटर। तो ऐसे ट्यूब में दूसरे एकदम ऊपर वाले सिरे तक पहुंच जाएगा लिक्विड, और वहां रेडियस ऑफ कर्वेचर इस तरह से एडजस्ट हो जाएगा कि आर और एच का प्रोडक्ट कांस्टेंट हो जाए। फिर से मैं बोलता हूं कि लिक्विड के ऐसा कभी नहीं देखोगे कि बाथरूम में गए, टॉवेल को पानी में टच करता छोड़कर चले आए, तो लिक्विड इस टॉवेल में कुछ हाइट तक जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि टॉवेल के एक हाइट तक जाके दूसरी तरफ कूदने लगे, पानी फवारे की तरह वहां चलने लगा कुछ सिस्टम, ऐसा नहीं होगा। एक खास हाइट तक, यदि हाइट सफिशियंट नहीं है तो जहां तक हाइट है वहां तक जाके रुक जाने वाली है पानी। ये नहीं कि दूसरी तरफ से भी गिरने लगे, वो अपने सरफेस को इस तरह से एडजस्ट कर ले रही होती है कि आर और एच का प्रोडक्ट क्या होता है? कांस्टेंट। एच यदि कम हो गया तो आर बढ़ जाएगा। और यहाँ एच आर का यदि हम ग्राफ देखने की सोचते हैं तो खुद सोचिए कि एच और आर का ग्राफ, तो ये तो एक्स वाई इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट जैसा होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, वैसे ही हो गया आर एच इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। तो और आर एच इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट का ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जैसा बना दीजिएगा। अब इसकी लिमिटिंग वैल्यू की बात करें तो cos थीटा, थीटा कंप्लीटली वेटिंग लिक्विड के लिए थीटा 0 डिग्री मान के चलते हैं, जो ऐसा लिक्विड जो पूरी तरह भिगो सकता है सरफेस को, सबसे ज्यादा भिगो सकता है। तो cos 0 1, तो r का वैल्यू जो हो सकता है r cos थीटा मैक्सिमम हो सकता है, कैपिटल R का वैल्यू r के मिनिमम हो सकता है। थीटा को कर दो मैक्सिमम, cos थीटा को कर दो मैक्सिमम, तो r हो जाएगा मिनिमम। तो r हो जाएगा मिनिमम कितना? कैपिटल R के बराबर।
और आर मैक्सिमम, कैपिटल आर मैक्सिमम देखना चाहते हो, कैपिटल आर मैक्सिमम देखना चाहते हो, रेडियस ऑफ कर्वेचर का वैल्यू, तो वो हॉरिजॉन्टल यदि हो जाए सरफेस तो इनफाइनाइट हो जाएगा प्लेन सरफेस के लिए। तो थीटा को यदि हम 90 डिग्री कर दें तो कॉस थीटा 90 डिग्री कर देने पर कॉस 90 जीरो हो जाएगा। ट्यूब का रेडियस को 0 से डिवाइड करोगे तो इनफाइनाइट आ जाएगा, तो आर का वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगा। तो 0 से आर का वैल्यू इनफाइनाइट और कैपिटल आर के बीच, स्मॉल आर के बीच में, ट्यूब के रेडियस के बीच में कुछ भी हो सकता है। और ये एच और आर का ये रिलेशन जैसा कुछ हम देख सकते हैं। ये फिलहाल यहाँ इस पूरे लेफ्ट साइड वाले कहानी में ये बताया गया है कि यदि लिक्विड के ऊपर हाइट लिक्विड जा सकती थी, ऐसा पाइप था 80 सेंटीमीटर की तरफ, लेकिन लिक्विड के बाहर पाइप है ही केवल 50 सेंटीमीटर, तो ऊपर जाके लिक्विड उस पाइप के ऊपरी सिरे पे जाके रुक जाने वाली है और उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होगा सरफेस का वो थोड़ा सा चेंज होगा। वो इस तरह से बदलेगा कि रेडियस ऑफ कर्वेचर और जो दिया जो अवेलेबल हाइट है उनका प्रोडक्ट क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए। अच्छा, अब सोच करके बताइए कि यदि फ्री फॉलिंग केस होता है, इन फ्री फॉलिंग लिफ्ट, तो मान लो इन फ्री फॉलिंग लिफ्ट की बात करते हो, फ्री फॉलिंग लिफ्ट की बात करते हो, तो जी इफेक्टिव तो हो जाता है जी माइनस ए जी माइनस जी इक्वल्स टू 0, तो हाइट तो हो जाना चाहिए इनफाइनाइट। और लॉजिक भी है कि फ्री फॉलिंग लिफ्ट में वेटलेसनेस का कंडीशन है, सरफेस टेंशन का वो जो फोर्स टी कॉस थीटा बना ट्यूब के मॉलिक्यूल के कारण ऊपर की तरफ खींचने का काम वो कंटिन्यूअस कर रहा है, वेट है ही नहीं लिक्विड का, तब तो वो लेते चला जाएगा इनफाइनाइट तक। लेकिन पता चला कि ट्यूब का हाइट ही है 50 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर या 200 सेंटीमीटर, तो क्या होगा, इनफाइनाइट तक जाने का मतलब फवारा बन गया फिर से? तो नहीं, ऐसे केस में भी ट्यूब का जितना भी हाइट है वो ऊपर वाले सिरे तक जाएगा, फिर एच आर कांस्टेंट हो जाएगा, मतलब एच जहां तक गया गया और रेडियस के साथ प्रोडक्ट उनका कांस्टेंट हो जाएगा और दूसरे सिरे पे पहुंच के रुक जाएगा। तो ये जो कहते हैं एच इनफाइनाइट, बट इट इज नॉट पॉसिबल। इनफाइनाइट तक जाओगे ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो ऐसा क्या होगा? तो हम कहेंगे ऐसे केस में लिक्विड जितना भी पाइप का हाइट है फ्री सरफेस के ऊपर, उसके एकदम ऊपरी सिरे पर जाकर के रुक जाएगा। तो ये फ्री फॉलिंग लिफ्ट में जो हमने सोचा कि इनफाइनाइट हाइट, तो इनफाइनाइट हाइट मतलब ये नहीं कि दूसरी तरफ से निकल के फवारा बन जाएगा, वो जितना भी एबव फ्री सरफेस ट्यूब का हाइट है अवेलेबल, उस ऊपरी सिरे तक लिक्विड जाएगा और वहां जाके रुक जाएगा। इसका ध्यान रखिए। तो आप फिर से सुनिए, एक तो हमारे पास फॉर्मूला है जो कहता है 2t cos थीटा बाय r रो जी। इसमें क्या क्या है डाटा उसको पहचानिए। टी है सरफेस टेंशन, आर है रेडियस ऑफ द पाइप, रो है डेंसिटी ऑफ द लिक्विड और जी है ग्रेविटेशनल एक्सटेंशन। लेकिन यदि यही घटना आप किसी लिफ्ट में देख रहे हैं तो वहां जी इफेक्टिव यूज करेंगे। लिफ्ट यदि ए एक्सलेशन ऊपर जा रहा है, स्यूडो नीचे आता है एम ए, तो वेट बढ़ जाता, तो जी इफेक्टिव जी प्लस ए कहते हैं। यदि ए एक्सलेशन से लिफ्ट नीचे जा रही है, नीचे की तरफ एक्सलेशन है लिफ्ट की, तो स्यूडो ऊपर आता, तो एम तो जी इफेक्टिव हो जाता जी माइनस ए। तो आप ध्यान रखिए कि फ्री सरफेस, यदि आप कहते हैं कि फ्री फॉलिंग लिफ्ट है, फ्री फॉलिंग लिफ्ट है तो जी इफेक्टिव हो जाएगा, देखिए जी एक्सलेशन से लिफ्ट नीचे गिर रहा है तो सीरो फोर्स एम जी ऊपर, एम जी वेट नीचे, तो नेट जीरो, तो वेटलेसनेस का कंडीशन, तो उस समय जो हम जी इफेक्टिव देखते हैं वो देखते हैं जीरो। तो एच का हाइट आता है इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब क्या, पाइप तो एक लिमिटेड हाइट का होगा, तो लिमिटेड हाइट का होगा तो लिक्विड राइज अप टू मैक्सिमम हाइट। इस वाले केस में क्या होगा, लिक्विड reached up to maximum height, up to maximum available height of pipe, available height of pipe।
अवेलेबल हाइट ऑफ पाइप, जितना पाइप का हाइट अवेलेबल होगा उस हाइट तक जाएगा। इस केस में लिक्विड रेस्ट अप टू अवेलेबल हाइट ऑफ पाइप, इनफाइनाइट तक तो नहीं, इनफाइनाइट हाइट का है ही नहीं। तो ये कैपिलरी राइज से रिलेटेड इन सारे केसेस का ध्यान रखिए। और कैपिलरी राइज जैसे आप कहते हैं, क्या ये मैं पेज चेंज करूं? यस सर। आप सोचो यदि ऐसा होता कि पाइप तो है, लेकिन उस पाइप की खासियत क्या दी गई कि इसमें जो लिक्विड था ना, वो कैसा सरफेस बना रहा था? वो सरफेस बना रहा था ऐसा। यदि सरफेस ऐसा बना रहा था तो इस जगह जो आप देख रहे थे एंगल ऑफ कांटेक्ट, ये एंगल तो थीटा से 90 डिग्री से बड़ा दिखा। तो हाइट जो इस केस में हम देखेंगे वो एच क्या लिखते हैं आप? एच वही लिखेंगे 2t cos थीटा बाय आर रो जी। और थीटा चूंकि ग्रेटर देन 90 डिग्री है, लेस देन 180 डिग्री है, तो cos थीटा जो होगा वो लेस देन 0 होगा। तो एच भी क्या हो जाएगा? निगेटिव। एच निगेटिव होने का मतलब ये ऊपर एच नहीं होगा, ये एच किधर चला जाएगा? एच चला जाएगा नीचे। एच किधर हो जाएगा? ये देखेंगे आप, एच हो जाएगा ऊपर जाने के बजाय ये जाएगा नीचे। और फॉर्मूला यही आप अप्लाई कर देंगे। टी है लिक्विड का सरफेस टेंशन, थीटा है ट्यूब के साथ एंगल ऑफ कांटेक्ट, और एच का वैल्यू नेगेटिव आ जाएगा ऐसे केस में। और लिक्विड जो है, जैसे मरकरी होता कांच के पाइप में, तो कांच के पाइप में मरकरी किधर जाता? नीचे। ध्यान रखिएगा कि कैपिलरी राइज जो हमें दिखता है ना, वो पाइप का जो डायमीटर रेडियस होता है वो बहुत बहुत कम होता है। वो कितना होता है तो समझो मिलीमीटर या माइक्रोमीटर में आप जाके देखोगे, माइक्रोमीटर मान सकते हो। सोचो ना, दिए में जो बाती लगाते हो कॉटन, कॉटन में जो एयर पैसेज बने हैं, वो एयर पोर्स, उनका जो रेडियस होगा वो कितना छोटा होगा। नेकेड आई से तो हम उन्हें देख भी नहीं पाते। तो इसका मतलब वो माइक्रोमीटर में है मे बी। तो ऐसे पाइप में ही ये कैपिलरी, ऐसा नहीं प्रैक्टिकली देखोगे कि वो प्लास्टिक वाला बड़ा जो पाइप होता है वो मैंने पानी में तालाब में डाल दिया और उसमें लिक्विड चली गई 5 मीटर ऊपर, वैसा नहीं दिखेगा। वो जनरली कहाँ दिखता है? जब पाइप बहुत पतले हो, मतलब वो माइक्रोमीटर में रेडियस हो उनके पाइप के, उस केसेस में लिक्विड को खींच करके ऊपर लेते जाता है ये सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन और वहां एक्शन रिएक्शन पियर न्यूटन्स का जो आप देखते हैं वो। तो इस पॉइंट तक क्या सब कोई आ गए? यस सर। किन्हीं को कुछ पूछना हो तो बताएं प्लीज यहां तक में। अच्छा सोचो, एक कैपिलरी के हाइट जो दिख रहा है, हाइट दिख रहा है 30 सेंटीमीटर तक आया जब ग्राउंड पे एक्सपेरिमेंट किया, और वही एक्सपेरिमेंट लिफ्ट में करें जिसका एक्सेलरेशन है जी के बराबर, तो कितने हाइट तक आने वाली है लिक्विड उसी एक्सपेरिमेंट में जो लिफ्ट में किया जा रहा है? ग्राउंड पे एक्सपेरिमेंट करते हैं तो कैपिलरी राइज होता है 30 सेंटीमीटर। उसी एक्सपेरिमेंट को लिफ्ट में दोहराएंगे, जिस लिफ्ट का एक्सेलरेशन है ऊपर की तरफ जी, तो वहां एच क्या होगा? एच डैश क्या होगा? कैपिलरी राइज क्या होगा? सेम कैपिलरी 30 से कम होगा। 30 से कितना कम होगा? तो एक्सेलरेशन जी के बराबर है, तो जी इफेक्टिव कितना हो जाता है? जी प्लस ए, जी प्लस जी, 2g। तो यदि जी डबल हो गया तो एच डैश हो जाएगा h/2। क्यों? क्योंकि h प्रोपोर्शनल टू जी इफेक्टिव है। जी इफेक्टिव डबल हो गया तो h हाफ हो जाएगा, मतलब 15 सेंटीमीटर तक जाएगा। चलो फिर से बात करो, एक ग्राउंड पे एक्सपेरिमेंट करते हैं 80 सेंटीमीटर तक, 90 सेंटीमीटर तक जाता है। कितने सेंटीमीटर तक जाता है? 90 सेंटीमीटर तक जाता है कैपिलरी राइज। कैपिलरी ट्यूब में लिक्विड के एबव वो हाइट दिखता है हमें, फ्री सरफेस के एबव हाइट दिखता है 90 सेंटीमीटर। अब लिफ्ट है, जिस लिफ्ट का एक्सेलरेशन आसमान की तरफ है 2g, इसमें कितने हाइट तक जाएगा लिक्विड?
तो जी इफेक्टिव कितना हो जाएगा, जी प्लस ए 3g, तो हाइट हो जाएगा 1/3, 1/3 मतलब 30 सेंटीमीटर। अरे ये क्वेश्चन नहीं समझ में आए तो फॉर्मूला लिख करके डिवाइड कर देना। कौन सा फॉर्मूला, फॉर्मूला मैं अगले पेज पे लिख देता हूँ। H इक्वल्स टू 2t cos थीटा बाय r रो जी, और दूसरे केस में इन लिफ्ट एक्सलेटिंग अप, तो उस केस में हो जाता है 2t cos थीटा बाय r रो जी प्लस ए इन लिफ्ट एक्सलेटिंग डाउन। इस केस में हो जाता है 2t cos थीटा बाय r रो जी माइनस ए इन फ्री फॉलिंग लिफ्ट, इन फ्री फॉलिंग लिफ्ट। यदि इन फ्री फॉलिंग लिफ्ट की बात करता हूं तो वहां पर लिक्विड रेस्ट एट द टॉप ऑफ द पाइप। यदि फ्री फॉलिंग लिफ्ट है तो लिक्विड जहां तक अवेलेबल है पाइप वहां तक पहुंच जाएगा, वहां गिरेगा नहीं, वहां रुक जाएगा पहुंच के। तो ये लिफ्ट वाले सारे केसेस समझ में आ गए। यस सर। यस सर। अब वो पॉइंट आता है इसके बाद, प्रेशर डिफरेंस ड्यू टू सरफेस टेंशन। अब इस आइडिया को समझते हैं। यहां पर है एक लिक्विड ड्रॉप, लिक्विड ड्रॉप यहां देखो। अब इस लिक्विड ड्रॉप को देखते हैं, तो इस लिक्विड ड्रॉप पे फील करना, बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, और भीतर जो भी प्रेशर होगा लिक्विड का वो मैंने पी कह दिया। अच्छा मुझे ये बताओ, एक बैलून को फुलाते हो और बैलून के फूलने पर उसके आपने देखा ऐसे, तो कहां पर आप देखते हो प्रेशर ज्यादा होता है, भीतर या बाहर? पी आउट पी इन, कौन बड़ा होता है? सर वी इन बड़ा होता है सर। तो आपको यदि पी इन बड़ा लगता है तो याद रखना ना, प्रेशर इन कॉनकेव साइड is always greater than convex side। ये इस डायग्राम को देखो और यहां से इसे सेट करो। पी आउट जो दिख रहा है वो लिस्ट दिख रहा है पी इन से। तो जैसे ये हम बैलून में देख रहे हैं, उसी तरह यहाँ लिक्विड ड्रॉप में भी क्या होता है, पी इन साइड और पी आउट साइड में पी बड़ा होता है पी नॉट से, और उनका जो डिफरेंस आता है ये आता है 2t/r। तो आखिर ये प्रेशर डिफरेंस 2t/r कहां से आता है, पे विचार तो करना बनता है। और मैं क्यों मान लूं, इतना तो चलो मान लेता हूं कि कॉनकेव साइड में ज्यादा होगा, इसीलिए उसने सरफेस को इस तरह धकेला है, उधर केव बना है, मीन्स बाहर की तरफ धकेल करके केव जैसा बना दिया, और बाहर जो है कॉन्वेक्स साइड में कम है प्रेशर। अब मुझे ये 2t/r एप्लीकेशन तो मुझे इसी का करना है, इसी एप्लीकेशन को अप्लाई करके समझना है बाकी चीजें।
लेकिन एक बार कोशिश करते हैं, शायद हमें ये डेरिवेशन भी समझ में आए। प्रूफ, ध्यान से देखिए, जो लिक्विड आपने चुना था, लिक्विड ड्रॉप, इस लिक्विड ड्रॉप के आधे टुकड़े पे बारे में विचार करिए। सर आधे पे, बाकी आधे का क्या करूं? उस कोई भी आधा ले लो, चाहे लेफ्ट चाहे राइट। मन ही मन 2 टुकड़े करो और फिर सोचना शुरू करो। बाहर वाले सरफेस पे जो एटमॉस्फेरिक आप देख रहे हैं प्रेशर, उसके कारण फोर्स कितना हो जाएगा? पी नॉट, कैलकुलस अप्लाई करके देखते हैं, तो पी नॉट पाई आर स्क्वायर। और इसी तरह भीतर की तरफ जो फोर्स लग रहा है, उसके कारण वो लेफ्ट से राइट की तरफ कितना फोर्स हो जाएगा? पी इंटू पाई आर स्क्वायर। ये सरफेस की मैं बात कर रहा हूं, जो हेमिस्फेरिकल सरफेस है आधे ड्रॉप का, उस पे बाहर से भीतर कितना लग रहा होगा? तो पी नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर, क्योंकि बाहर प्रेशर है पी नॉट और भीतर है पी। बाहर वाला प्रेशर मैं दिखाऊं तो देखो, बाहर वाला प्रेशर चारों तरफ से ऐसे लगता हुआ। तो मैं तो केवल आधे पे अभी बात कर रहा हूं ना, तो केवल आधा दिखा रहा हूं। और भीतर की तरफ से आप देखते हैं प्रेशर, तो थोड़ा ज्यादा होगा प्रेशर, लेकिन है तो वैसे ही रेडियली आउटवर्ड आप देखेंगे, हर एक जगह एक जैसा। तो इनका जो रिजल्टेंट होता है, तो रिजल्टेंट के लिए कैसे देखते हैं? तो उनका प्रोजेक्शन लेते हैं। प्रोजेक्शन लेते हैं का मतलब कि इनके परपेंडिकुलर जो एरिया दिख रहा है पाई आर स्क्वायर, वो पी नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर आएगा कैलकुलस से। क्योंकि ये जो सारे पी के कारण हर एक छोटे छोटे एलिमेंट पे फोर्स दिखेंगे, उसके 2 कंपोनेंट बनेंगे, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। तो ऊपर वाले का वर्टिकल नीचे आएगा, नीचे वाले का वर्टिकल ऊपर जाएगा, वो वर्टिकल वाले कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेंगे एक्स के डायरेक्शन वाले। काले वाले और बाहर वाले एटमॉस्फेरिक प्रेशर का नेट राइट साइड आएगा लेफ्ट हेमिस्फीयर पे, और भीतर वाले प्रेशर का जो नेट आएगा वो लेफ्ट साइड की तरफ दिख रहा है, लेफ्ट हेमिस्फीयर। अब गौर करिए, इसके अलावा यहाँ कोई फोर्स है या नहीं? तो यदि नहीं होगा, तो हमने यदि भीतर को बड़ा कह दिया, तब तो वो डोमिनेट कर जाएगा, तो आधे टुकड़े को लेफ्ट साइड मूव करना चाहिए, लेकिन ऐसा तो हो नहीं रहा। यहाँ गौर करिए, जो आपने 2 पाई आर लेंथ देखा, वो सरफेस पे लेंथ मौजूद है 2 पाई आर। इमेजिन करेंगे तो गोले के ऊपर आपने बनाया है 2 पाई आर, तो आपने लेफ्ट वाले को यदि सिस्टम मान लिया, तो राइट साइड वाले जो मॉलिक्यूल होंगे लिक्विड के सरफेस के, वो लेफ्ट साइड वाले मॉलिक्यूलों को किधर खींच रहे होंगे? राइट की तरफ। और उनका यदि नेट वैल्यू देखना चाहें, तो नेट वैल्यू कितना आ जाएगा राइट की तरफ? तो उसके लिए मैं लिख रहा हूं T इंटू 2 पाई आर। अब यदि इस हेमिस्फेरिकल सरफेस के इक्विलिब्रियम की बात करें, फॉर द इक्विलिब्रियम ऑफ हेमिस्फेरिकल सरफेस, हेमिस्फेरिकल सरफेस। अच्छा मुझे ये बताइए, पी नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर, ये जो हम देख रहे हैं, ये किसके बराबर दिख रहा है? T इंटू 2 पाई आर। अरे ये भी तो एक ही डायरेक्शन में है, तो इनको ऐड से करो। प्लस होगा सर, और पी इंटू दूसरी तरफ वाला P इंटू पाई आर स्क्वायर। अब यदि हम चेक करें, तो यहाँ कैंसिल आउट होने वाला कौन मिला? ये एक R तो जरूर दिख गया, पाई भी सर, पाई भी चला गया, बहुत बढ़िया। तो अपने पास यहाँ आ गया 2T, और राइट साइड में हो गया पी आर माइनस पी नॉट आर। तो हमने देखा P कॉमन ले लिया, R कॉमन ले लिया, तो हमारे पास आ गया
आर कॉमन ले लिया तो हमारे पास आ गया P माइनस पी नॉट, और ये 2t के बराबर। तो P माइनस पी नॉट किसके बराबर हो गया? 2t बाई आर। तो 2t by डेल्टा r. P किसके बराबर आ गया? 2t बाई आर। तो ये हमारे पास आया 2t बाई आर। तो जब हम लिक्विड के सरफेस की बात करते हैं, कर्व्ड हेमिस्फेरिकल, तो उनके बैलेंस के लिए हमने देखा एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसे लेफ्ट से राइट धकेल रहा था। लेफ्ट साइड वाले आधे हेमिस्फेरिकल सरफेस की बात कर रहे हैं लिक्विड के, और भीतर वाले प्रेशर के कारण, लिक्विड के प्रेशर के कारण उस सरफेस पे लेफ्ट की तरफ फोर्स था। और लिक्विड के वो जो सरफेस पे हमने 2 पाई आर लेंथ का एक लाइन देखा, उनके मॉलिक्यूलों को लिक्विड के राइट साइड वाले मॉलिक्यूल राइट की तरफ पुल कर रहे थे। वो फोर्स हो जाएगा T इंटू 2 पाई आर, और फिर हमने इक्विलिब्रियम करके इक्वेशन ये देखा 2t बाई आर। तो प्रेशर डिफरेंस होगा लिक्विड के केस में 2t बाई आर। यहां एक बात, यदि इसे समझ पा रहे हो नोट कर लें आप, फिर मैं पेज चेंज करूं। मैं चेंज करूं पेज? Yes, sir. Yes sir, चेंज कर दीजिए, हो गया सर नोट। ठीक, यहां पर हम लोग देखते हैं कि जो कैपिलरी राइज था, उस आइडिया को रिविजिट करके यहां देखिए, बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर P नॉट, तो उसके जस्ट कर्व सरफेस दिख रहा है ना, तो कर्व के बाहर ज्यादा प्रेशर होगा या भीतर ज्यादा प्रेशर होगा? बाहर ज्यादा होगा सर, कॉनकेव साइड। तो यहाँ पर जो हम लिखेंगे वो P नॉट से कम, कितना कम? 2t बाई आर। 2t by r। और यहाँ पर कितना प्रेशर होगा? यदि ये h हाइट कहते हैं तो यहाँ पर प्रेशर कितना होगा? तो P नॉट माइनस 2t बाई आर जो भी है, माइनस रो जी एच। उसमें हम ऐड कर दें रो जी एच, हाँ सर। क्योंकि लिक्विड के कॉलम का जो प्रेशर आएगा वो ऐड होगा उसमें। और ये जो पॉइंट दिख रहा है 1, और ये जो इधर पॉइंट दिख रहा है 2, यहाँ दोनों पर का ये सेम P होगा। नॉट, तो प्रेशर 1 और प्रेशर 2 सेम लेवल में लिक्विड में है तो सेम होगा। और 2 तो चूंकि एटमॉस्फेयर से एक्सपोज्ड है तो वहां तो एटमॉस्फेयर का प्रेशर होगा, तो 2 पे एटमॉस्फेयर का प्रेशर और 1 पे कितना? P नॉट माइनस 2t बाई आर प्लस रो जी एच। तो यहाँ चेक करिए ना, P नॉट कैंसिल आउट हो गया, रो जी एच किसके बराबर? 2t बाई आर, और h किसके बराबर? 2t बाई आर रो जी। अरे सर ये r कौन सा है? ये r पाइप का रेडियस नहीं है, ये r है रेडियस ऑफ कर्वेचर। याद करिए, क्योंकि हमने अभी अभी जो हेमिस्फेरिकल सरफेस के लेफ्ट और राइट साइड प्रेशर का डिफरेंस देखा था, वहां r क्या था? वो जो कर्व सरफेस हेमिस्फेरिकल है उसका रेडियस। ये लिक्विड के कर्व सरफेस का रेडियस है r, ये पाइप का रेडियस r नहीं है। तो पाइप का रेडियस r यदि देखना होगा तो उसके लिए फिर रिलेशन क्या हम देखते थे? तो cos थीटा अपना आया था r बाई आर, तो आप चाहें तो वो यूज कर सकते हैं, h इक्वल्स टू 2t बाई आर बाई कॉस थीटा
इंटू रो जी, तो यहाँ से h वही आ जाएगा 2t cos थीटा बाय r रो जी। और यहाँ आपने एक पॉइंट और देखा कि इससे ये यहाँ डायरेक्ट ये निकल के चला आया, एच आर इक्वल्स टू 2t बाय रो जी, एच आर इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, ये रिलेशन यहाँ से डायरेक्ट दिख जाता है, एच आर इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। तो हमारे पास ये फॉर्मूले कुछ दिखने लगते हैं, और इन फॉर्मूले को हमने और भी दूसरे तरह से डिराइव किया है। यहाँ डिराइव करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट था। जिन लोगों को ये समझ में आ गया है बड़ी अच्छी बात, जिनको फिर से एक बार समझना है वो हैंड राइज करें, और बाकी लोग छपाई कर ले कॉपी पे। अच्छा, विचार कर लो, समझ में आया या नहीं आया फिर बताना। सर आपने पी नॉट माइनस 2t बाई आर कैसे लिख दिया? तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स में आपको बताया था कॉनकेव में ज्यादा होता है, और कॉन्वेक्स की तरफ आते हैं तो कम करेंगे। कितना कम करेंगे? तो डिफरेंस होता है 2t बाई आर, किसी न किसी तरफ आप ऐड करेंगे, किसी न किसी तरफ सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो अब यदि मैंने कॉनकेव में पी नॉट देखा, क्योंकि वो एटमॉस्फेयर से एक्सपोज है, तो कॉन्वेक्स की तरफ आ जाएगा पी नॉट माइनस 2t बाई आर। चेंज करें? यस सर। आप इस बात पे गौर करिए, ये है एक लिक्विड ड्रॉप, और ये भी है एक लिक्विड ड्रॉप, सेम लिक्विड का ड्रॉप है, तो सेम होगा सरफेस टेंशन। अब यदि इन दोनों को कांटेक्ट में लाते हैं, पहले तो एक का रेडियस देखो r1 और दूसरे का रेडियस देखो r2, एटमॉस्फेयर का प्रेशर है P0, तो यहाँ जो P1 होगा और यहाँ जो P2 होगा उसके बारे में कुछ कमेंट करना चाहें तो बताएं आप लोग। P1 कितना होगा? P0 से ज्यादा या कम? सर 1 मिनट सर। 1 मिनट क्यों, बोल दो ना, 2t बाई r1। और P2 और P0 में कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा? तो कॉनकेव साइड में है P2, तो उसमें भी P0 से ज्यादा कितना? 2t बाई r2। P1 ज्यादा होगा सर P1 ज्यादा होगा। P1 ज्यादा होगा P2 तो से। P1 ज्यादा होगा। अब ध्यान से देखिए, इन दोनों को यदि हम कांटेक्ट में लाएंगे, यदि इन दोनों को कांटेक्ट में लाएंगे, तो जहां ये कांटेक्ट होगा वहां पर जिस तरफ ज्यादा प्रेशर है वो क्या करेगा? वो धकेल के दबा के दूसरे तरफ वाले को थोड़ा सा सरफेस को डिफॉर्म कर देगा। यहाँ डिफॉर्मेशन देखो, कांटेक्ट डिफॉर्मेशन एट कांटेक्ट पॉइंट। तो दोनों लिक्विड को हमने यदि कांटेक्ट में लिया, ड्रॉप को, तो लिक्विड ड्रॉप को जब हमने कांटेक्ट में लिया तो डिफॉर्मेशन हुआ, ये लिक्विड ड्रॉप। ये भी मरकरी ड्रॉप। अब यदि ये डिफॉर्म हुआ, जनरली ये एक हो जाते हैं, ऐसा प्रैक्टिकली दिखेगा, लेकिन अभी यदि अलग ये दिख रहा है और मरकरी कह के कहीं कंफ्यूजन बढ़े ना, तो मैंने कोई भी लिक्विड ड्रॉप कहा, सेम लिक्विड ड्रॉप। अब आप मुझे ये बताइए कि इसका जो रेडियस था, अब इस जगह इस सरफेस का लेफ्ट साइड प्रेशर P1, राइट साइड प्रेशर P2। फाइंड न्यू रेडियस ऑफ कर्वेचर at their contact point। अब वहां R1 कहेंगे या R2 कहेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर कांटेक्ट पॉइंट पे?
तो वो तो उन दोनों से अलग हो गया होगा डिफॉर्मेशन होने पे। हाँ सर, अलग हो गए सर। तो अलग हो गया होगा। तो इस केस में यहाँ जो एग्जाम्पल देख रहे हैं आप, इस एग्जाम्पल में जब आप सॉल्व करने के लिए सोचेंगे तो आपके पास रास्ता क्या है? तो रास्ता तो केवल एक है कि जिधर कॉनकेव है उधर वाला प्रेशर ज्यादा होगा। P1 माइनस P2, जिधर प्रेशर ज्यादा है उधर वाला कॉनकेव होगा। P1 माइनस P2 हो जाता है 2T बाय R। P1 के बदले कितना? P0 प्लस 2T बाय R1। और P2 के बदले कितना? P0 प्लस 2T बाय R2। और यहाँ कितना हो गया? 2T बाय R। तो 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2 और साथ में आया 2T, और ये किसके बराबर हो गया? 2T बाय R। तो 1 बाय R किसके बराबर होगा? 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ हमने क्या देखा कि प्रेशर जो है दोनों तरफ सरफेस के अलग अलग, तो सरफेस के दोनों तरफ अलग अलग यदि प्रेशर है तो उनका जो डिफरेंस होगा वो 2T बाय R। और R कौन सा? R1 या R2? तो नया वाला रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर को यहाँ स्मॉल r कह देते हैं। यही वाला r तो हम ढूंढ रहे थे, नया वाला रेडियस ऑफ कर्वेचर, वो निकल आएगा। यदि कोई कंफ्यूजन है तो फिर से बताएं। आप नोट कर लें, कोई कंफ्यूजन है तो बोलें। चेंज करूं पेज? वृंदा कंफर्टेबल हो गए इस आइडिया से? यस सर। यदि हम लोग देखते हैं पानी के भीतर एक बबल, एयर बबल, इनसाइड वाटर, मुझे यदि कोई ये कहता है कि एटमॉस्फेयर का प्रेशर P0 है और इससे H डेप्थ में चले आए तो ये पानी दिख रहा है बबल मुझे, तो यहाँ प्रेशर कितना? तो P0 प्लस ρgh। और ये आपने देखा, और भीतर कितना होगा P? तो P जो भी होगा वो तो P0 2T बाय R प्लस ऐड कर ρgh देंगे से सर। ज्यादा होगा। हाँ यस सर। P0 प्लस ρgh से ज्यादा होगा। और कितना ज्यादा होगा? 2T बाय R। 2T बाई R। R क्या होगा? इस रेडियस ऑफ कर्वेचर सर। बबल, इस बबल का रेडियस। तो आपको ये प्रेशर फील आनी चाहिए जो देखते हैं, जो लिखते हैं। आप याद करो कि जब ये बबल ऊपर की तरफ आता है तो क्या ये साइज यही रहता है या साइज बड़ा होता जाता है? अरे किसी बाल्टी में पानी भरा हुआ हो, नीचे से ऊपर आते देखा है बबल? बड़ा हो जाता बड़ा हो जाता है। तो बड़ा हो जाता है। तो नया वाला रेडियस और पुराने वाले रेडियस में रिलेशन कैसे निकालेंगे? तो वहां जो प्रेशर होगा P डैश सोचो, जो H डैश में होगा,
सर P minus P dash P naught for plus the rho g h dash plus 2t by r dash. P डैश हो जाएगा P नॉट प्लस रो जी एच डैश प्लस Plus 2t by r r dash dash. R dash for the air present inside the bubble. आइसोथर्मल प्रोसेस, क्योंकि टेम्परेचर अचानक तो उस बबल का बदलेगा नहीं, एयर का भीतर जो है, पानी के भीतर, बबल के भीतर जो एयर है। P1 प्रेशर P1 या PV प्रेशर P वॉल्यूम V इक्वल्स टू प्रेशर P डैश वॉल्यूम V डैश P नॉट प्लस रो जी एच इंटू 2t बाई आर या प्लस 2t बाई आर इंटू वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल्स टू P नॉट प्लस रो जी एच डैश प्लस 2t बाई आर डैश इंटू 4/3 पाई आर डैश क्यूब। आपको ये रिलेशन फॉलो करना पड़ेगा। और बाय चांस इफ t इज नॉट गिवन, देन मान लेंगे कि वो नेग्लेक्ट किया गया है, तो अब आप सिर्फ लिख देंगे P नॉट प्लस रो जी एच इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल्स टू P नॉट प्लस रो जी एच डैश इंटू 4/3 पाई आर डैश क्यूब। ये ध्यान रखिएगा कि यदि t कभी नहीं गिवन होता है तो आप ये मान करके चलते हैं कि उसके वैल्यू इतने कम आने वाले थे कि उसको नेग्लेक्ट कर दिया। तो यहां मैंने थर्मोडायनेमिक्स को यूज होते देखा, आगे हम पढ़ेंगे उसे। किन्हीं को यदि कुछ पूछना हो तो बताएं। क्या एक बार और समझना है? नहीं No sir. sir एक आता है टर्म ये सोप बबल। सोप बबल हुआ, पानी में सर्फ घोलो, उसको उसका एक फिल्म बनाओ और फिर फूंक के उससे एक बबल बना दो। वो जो घूमने जाते थे मेले में मिलता रहता था एक बबल बनाने वाला छोटा सा खिलौना, उसी को लेके तुमने बबल बनाया मान लो। तो उसमें ध्यान देना एक बात, जो सोप फिल्म है उनसे ये बबल बना, तो इसके सरफेस कितने दिख रहे हैं? एक आउटर सरफेस दिख रहा है और एक इनर सरफेस दिख रहा है फ्री। यहां एयर है, यहां भी एयर है और बीच में ये सोप है। तो जब इसके बैलेंस का इक्वेशन आप लिखते हैं, इसके बैलेंस का जब इक्वेशन लिखेंगे हाफ के लिए, तो देखिए ध्यान से, आपको जो मिल रहा होगा इस तरफ वाला फोर्स, एक तो अपर सरफेस पे होगा या आउटर सरफेस पे होगा, और एक इनर सरफेस भी आपस में एक दूसरे को खींच रहे होंगे। इधर आएगा T इंटू 2 पाई आर
इनसाइड और आउटसाइड एक जैसा मान लें तो इंटू 2, इधर से इस तरफ आने वाला होगा पी नॉट पाई आर स्क्वायर, और इधर से इधर वाला होगा P इंटू पाई आर स्क्वायर। और इक्विलिब्रियम पे देखेंगे, एट इक्विलिब्रियम P नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर प्लस T इंटू 2 पाई आर इंटू 2 इक्वल्स टू P इंटू पाई आर स्क्वायर। तो P माइनस P नॉट हो जाएगा 4T बाई आर, मतलब डेल्टा P हो जाएगा 4T बाई आर। इनको ऐसे ध्यान रखें कि यहां दो सरफेस आ गए। दो सरफेस सर कैसे? एक काम करो ना, आप यदि बारिश के बूंदों की बात करते हैं तो बारिश के बूंद का केवल एक फ्री सरफेस है, भीतर पूरा पानी और बाहर एयर। जहां एयर और पानी दोनों दिख रहे हैं दैट इज फ्री सरफेस, एक सरफेस। तो 2T बाई आर हुआ प्रेशर डिफरेंस। यदि बाल्टी में भरे पानी के भीतर एयर बबल देख रहे हैं तो वहां एक सरफेस, भीतर एयर और बाहर बाल्टी का पानी, तो वहां भी एक सरफेस। लेकिन सोप बबल को एयर में उड़ता देख रहे हैं तो सोप बबल, सोप का मटेरियल अंदर एयर बाहर एयर और भीतर भी एयर, तो एक आउटर सरफेस होगा, एक इनर सरफेस होगा। सर वो तो सरफेस इतना पतला है कि उसको एक ही मान सकते हैं। अच्छा चलो, इतना पतला है कि एक ही मान सकते हो, तो क्या वो एक ही मॉलिक्यूल के डायमीटर के बराबर होगा? क्या इनर सरफेस आउटर सरफेस के मॉलिक्यूल एक ही है? नहीं। तो जब आप सरफेस टेंशन की बात करेंगे तो एक लाइन आप ऊपर वाले आउटर सरफेस पे देखिए, उसके मॉलिक्यूल लेफ्ट वाले राइट को अट्रैक्ट कर रहे होंगे, राइट वाले लेफ्ट को अट्रैक्ट कर रहा होगा। और इनर सरफेस पे भी लाइन खींचेंगे सर्कुलर, उसके भी यही कहानी, लेफ्ट वाला राइट, राइट वाला लेफ्ट पुल कर रहा होगा। तो ऐसे सिचुएशन में यहां पर वो T इंटू 2 पाई आर इंटू 2 लिया गया। इनर आउटर को एक जैसा हमने माना, आर इन आर आउट दोनों को आर कह दिया हमने, वो लगभग एक जैसा। फिर हमने बैलेंस देखे और फिर हमने वही पता कर लिया, 4 डेल्टा पी 4T बाई आर। इनको याद रखते हैं, दो सरफेस होने पे 4T बाई आर। सर मेरा मन ऐसे नहीं मानेगा, तो आप दूसरे तरह से देखो। यदि सोप बबल है, यहां पर है पी नॉट, तो यहां पर होगा पी नॉट प्लस 2T बाई R1, और यहां हो जाएगा पी नॉट प्लस 2T बाई R1 प्लस 2T बाई R2। अब पूछो मुझसे कि सर ये R1 R2 का क्या गणित है? तो सोचो ना, आउटर रेडियस मैंने माना R1, तो आउटसाइड आउटर सरफेस पी नॉट है, एटमॉस्फेयर का प्रेशर, तो लिक्विड में आके वो हो गया, सोप में आके हो गया पी नॉट प्लस 2T बाई R1। और उसके बाद इनर सरफेस के भीतर में फिर एक सरफेस मिला, तो भीतर जाओगे तो और बढ़ेगा, तो पी नॉट प्लस 2T बाई R1 तो पहले दिखा, और उसमें कितना ऐड कर दिया, 2T बाई R2, काम बन गया। अब गौर करिए, भीतर जो है P इनसाइड जो दिख रहा है P, उसका वैल्यू कितना दिख रहा है, 2T बाई R1 प्लस 2T बाई R2। यदि R1 और R2 बड़े नजदीक है तो R1 इक्वल्स टू R2 इक्वल्स टू R कह देते हैं। तो P जो हो गया भीतर, ये हो गया P नॉट के साथ P नॉट प्लस 2T बाई R प्लस 2T बाई R, P नॉट प्लस 4T बाई R, ये P, तो P माइनस P नॉट कितना हो गया, 4T बाई R। तो ये डेल्टा P एक्सट्रीम आउट और एक्सट्रीम इन, इनका जो डिफरेंस 4T बाई R दिख रहा है।
एक्चुअली हमने जो 2 मिनट पहले क्वेश्चन देखे जिसमें 2 ड्रॉप को एक साथ लाया, तो मुझे जो मेरा अपना एक्सपीरियंस याद आ रहा है कि मरकरी के 2 ड्रॉप को एक साथ लाने पे वो जुड़ जाते थे, अलग अलग वो एक दूसरे को कर्व बना करके रुके नहीं रहते थे। लेकिन प्रैक्टिकली कभी ऐसा आपको में भी मौका मिल जाए सोचने का कि ये सोप बबल हैं 2 और इन कांटेक्ट में लेते हैं, तो सोप बबल यदि होंगे ना 2, ध्यान देना, तो वो हो सकता है एक दूसरे को टच करते, एक दूसरे को धकेलते आपको बैलेंस दिख जाए। तो जब ऐसा आप कहीं सीन देख रहे होते हैं तो वहां डिफॉर्मेशन हुआ होगा, और डिफॉर्मेशन होने पर जो सिचुएशन दिख रहा होता है, वो डिफॉर्मेशन होने पर जो सिचुएशन दिख रहा होता है, वहां रेडियस न्यू हमें बताना है एट कांटेक्ट पॉइंट। तो इस केस में ये क्वेश्चन ज्यादा एप्रोप्रिएट है लिक्विड के रिस्पेक्ट में, क्योंकि लिक्विड में देखने का जो मुझे मौका मिला जैसे मरकरी में, तो हमने देखा कि वो दोनों जुड़ ही गए, लेकिन एयर बबल ऐसे तो जुड़ करके आपको बैलेंस दिखेंगे कभी। तो नया जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा उसको देखने के लिए यहाँ कैसे सोचा जाएगा, तो यहाँ पी नॉट है और यहाँ पी नॉट प्लस 40/R1 और इधर पी नॉट प्लस 40/R2 और यहाँ पर हमने देखा P1 और यहाँ देखा P2। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा P1 माइनस P2 ये हो जाएगा 40/R, नया वाला रेडियस R न्यू, और P1 के बदले कौन आएगा, P नॉट प्लस 40/R, P नॉट प्लस 40/R। R1 P नॉट प्लस 40/R1 माइनस P नॉट प्लस 40/R2 इक्वल्स टू 40/R न्यू। तो वो रिलेशन जो देखने का मौका मिलता है हमें, उसमें मिल जाता है 40/R1 माइनस 40/R2 इक्वल्स टू 40/R न्यू। तो वो लिक्विड वाले 2 ड्रॉप जुड़ते हैं ऐसा प्रैक्टिकली नहीं दिखता, मैंने जो मरकरी को देखा वो इकट्ठे हो गए, 1/R1 माइनस 1/R2 इक्वल्स टू 1/R न्यू। लेकिन यदि 2 सोप बबल हो तो वो ऐसे इकट्ठे हो जाते हैं। यहां चेक करिए कि यदि पाइप हो 2 और इन 2 पाइप को आपने जहां वो कनेक्ट है वहां एक लगाया हुआ है नॉब, इन 2 पाइप के किनारों पे आप सोप बबल देखते हैं, और ये जो 2 सोप बबल हैं इनको ध्यान से देखिए और मुझे बताइए यदि पाइप के जहां एयर फ्लो करने के रास्ते में एक नॉब है, ये जो नॉब है इसको हम ऊपर शिफ्ट कर दें, तो एयर का फ्लो किधर से किधर होगा, एयर फ्लो लेफ्ट से राइट होगा या राइट से लेफ्ट होगा, ये आपको बताना है। लेफ्ट टू राइट सर। लेफ्ट है और राइट है, सर लेफ्ट से राइट पाइप में एयर का फ्लो बताना है। तो ध्यान से देखिए कि यहाँ है P नॉट, यहाँ हो जाएगा P नॉट प्लस 2T/r, रेडियस मन ही मन सोचा, टूक नहीं, एयर बबल है 4, और यहाँ हो जाएगा P नॉट प्लस 4T/R। आप बताइए प्रेशर कहाँ ज्यादा है, लेफ्ट साइड वाले में या राइट साइड वाले में? सर लेफ्ट साइड सर। लेफ्ट साइड में।
तो हमेशा एयर flows from higher pressure bubble to lower pressure bubble. हायर प्रेशर लेफ्ट साइड वाले में है, तो यदि इसको हम शिफ्ट कर देते हैं तो जो एयर का फ्लो हमें दिखेगा वो लेफ्ट से राइट दिखेगा। ये आइडिया क्लियर? सर तो इसमें क्या कैलकुलेट करना है सर? केवल डायरेक्शन कैलकुलेट करना है। वो तो सर पता तो बात पता है तो खुश हो जाओ, उतना ही पता करना था। थैंक यू सर। बालक रुक जाओ अभी। नेक्स्ट पॉइंट देखो, पिछले दिनों हमने आपके छत पे घर के 2 पानी के कंटेनर रखवाए थे। अब फिर हमने उनको क्या किया था, कहा था पानी भरो। अब फिर पूछा था हाइट दोनों कंटेनर में किस में ज्यादा मिलेगा इक्विलिब्रियम कंडीशन में और किस में कम। याद करो, 1000 लीटर वाले में ज्यादा था या सर दोनों में 500 इक्वल था लीटर वाले सर, में ज्यादा था? दोनों में पानी सेम। ही भरा है और नीचे तो दोनों में सेम था, ये याद आ गया क्या? यस सर। वाह शानदार। अब क्वेश्चन में ट्विस्ट है। क्वेश्चन में ट्विस्ट ये है कि आज थोड़ा सा क्वेश्चन बदला सा है। यू शेप का ट्यूब है और इनमें लिक्विड आपको दिख रहा है भरा हुआ। इस ट्यूब का रेडियस है R1 और इस ट्यूब का रेडियस है R2। आपको बताना है जो लिक्विड कॉलम का हाइट होगा उनमें रिलेशन। सर एक मिनट सर। सर ऑर्गेनाइजेशन कौन सा ज्यादा कौन सा कम ये पता नहीं। तो कौन सा ऑप्शन चुनोगे 1 2 3 4 में? सर आर और R2 में रिलेशन नहीं दिया ना सर। रिलेशन बताओ। अच्छा R1 R2 में रिलेशन बताओ। यस सर। यदि ये देख के नहीं फील हो रहा तो मैं फिर से बना देता हूँ। अब भी फील आया या नहीं आया? सर H1 बड़ा होगा H2 से। पागल कुत्ता काटा दे रहे। यहाँ पर दोनों तरफ P नॉट, दोनों तरफ P नॉट, और यहाँ पर 1 और 2 दो पॉइंट मैंने देखे।
यहाँ पर हो जाएगा पी नॉट माइनस 2t बाई 2t r1 by की एक R1 सरफेस है, और यहाँ हो जाएगा पी नॉट माइनस 2t बाई r2। तो यहाँ जो प्रेशर लिखोगे P1 और जो भी लिखोगे P2 वो बराबर होना चाहिए। तो P नॉट माइनस 2t बाई R1 प्लस रो जी H1 इक्वल्स टू हो जाएगा P नॉट माइनस 2t बाई R2 प्लस रो जी H2। अब चूंकि P नॉट और P नॉट तो कैंसिल आउट हो गया, हम देख रहे हैं R1 छोटा, तो अब इसको ऐसे चेंज करते हैं, रो जी H1 माइनस रो जी H2 इक्वल्स टू 2t बाई R1 माइनस 2t बाई R2, ये ग्रेटर देन 0। इसका मतलब हो गया H1 माइनस H2 ग्रेटर देन 0, H1 इज ग्रेटर देन H2। अरे सॉरी, R1 छोटा है तो 1 बाय R1 बड़ा हो जाएगा। हाँ ठीक है, फिर नहीं है सर। नहीं है तो चेंज कर दो इसको। R1 छोटा है तो 1 बाय R1 क्या होगा, बड़ा बड़ा होगा। होगा सर। नहीं, बड़ा होगा ना, हाँ Yes, सर, sir. सही है, रिलेशन सही है सर। सही था ना। हाँ सर। चलो, तो रो जी H1 माइनस रो जी H2 इक्वल्स टू 2t R1 माइनस 2t R2, और ये ग्रेटर देन 0 और ये ग्रेटर देन 0, तो H1 माइनस H2 ग्रेटर देन 0। उससे भी ऊपर लिखना चाहो तो रो जी H1 माइनस रो जी H2 ग्रेटर देन 0, उससे H1 माइनस H2 ग्रेटर देन 0, H1 इज ग्रेटर देन H2। तो सरफेस टेंशन इफेक्टिव रोल प्ले करने लगता है। तो H1 H2 बराबर होता था, लेकिन यदि कभी सरफेस टेंशन कंसीडरेशन में आ गया तो रेडियस का भी इफेक्ट वहां हमें दिखने लगेगा। यदि कभी सरफेस टेंशन की चर्चा कर दी गई है यू शेप के ट्यूब के लिए, फिर आप इस तरह से वहां काम करेंगे। इसमें किसी को कोई डाउट, कुछ पूछना हो तो बताएं प्लीज। नो सर। यहाँ देखिए, आज क्या किया कि दो प्लेट थे, उन प्लेट को हमने अगल बगल रख के लिक्विड के भीतर इंसर्ट कर दिया। यदि हमने प्लेट को ऐसे इंसर्ट कर दिया लिक्विड के भीतर, तो अब ये सोचो कि लिक्विड इस दोनों प्लेट के बीच में ऊपर भी आएगा। वो कितने हाइट तक ऊपर आएगा? तो ध्यान से देखिए इस तरह के केसेस में कैसे काम करें। यहां इसका लेंथ देख रहे हैं L, और ये कॉर्नर वाले पॉइंट्स पे फोकस करिए। सरफेस टेंशन के इक्विवेलेंट बगल वाला दीवार फोर्स लगा रहा होगा। ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, तो वर्टिकल जो फोर्स हो जाएगा T cos थीटा इनटू L, और ऐसे दो दीवार हैं, और वहां जो दोनों प्लेट के बीच में लिक्विड आया हुआ है उसका वेट जो नीचे की तरफ होगा वो यही बैलेंस करेगा। तो 2t cos थीटा इंटू L, और वहां लिक्विड कितना है,
तो यदि दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस हम कह देते हैं d, तो एरिया हो जाएगा बेस L इंटू डी, और कितने into हाइट L तक into है, H, sir. h हाइट तक है, इंटू Into रो rho इंटू जी। to G. तो यहां से h कितना आ जाता है, 2t cos थीटा बाय डी रो जी। आर रो जी के बदले यहां क्या आता है, जो दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस है वो डी रो जी। फिर से सुनिए कि वो जो आपको सरफेस दिख रहा है ना, कर्व सिलिंड्रिकल होगा, लिक्विड का फ्री सरफेस ऊपर से झांक के देखिए दोनों प्लेट के बीच में, वो सिलिंड्रिकल होगा। कर्व मतलब सिलिंड्रिकल मतलब लेटा ऐसे देखिए ना, दोनों प्लेट के बीच में जो फ्री सरफेस है लिक्विड का, तो उसके लेफ्ट साइड एल लेंथ का, राइट साइड एल लेंथ का, दोनों किनारों पे वो सरफेस टेंशन का वर्टिकल कंपोनेंट जो खींच रहा होगा लिक्विड को ऊपर, और वो किसको बैलेंस करके रखा होगा, लिक्विड के दोनों प्लेट के बीच में जो मास है फ्री सरफेस के ऊपर उसको। तो उसका जो मास होगा कैसे देखेंगे, तो लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, वो जो वॉल्यूम हो गया क्यूबॉइड की तरह वहां देखा हमने, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, इसको रो से मल्टीप्लाई कर दिया, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी। इसमें किसी को कोई डाउट हो तो बताएं प्लीज। सर एक बार फिर से बता दो। मुझे ये बताइए, कांच का ये एक प्लेट है और उसी के बगल में एक दूसरा प्लेट है, इन दोनों प्लेटों को आपने क्या किया, पानी के भीतर वर्टिकली डिप कर दिया, वर्टिकली। तो पानी के भीतर यदि हम डिप कर दें कुछ पार्ट, तो आपको क्या लगता है कि पानी, दोनों प्लेट यदि अगल बगल हो, बहुत नजदीक हो, तो क्या पानी इनके भीतर कुछ ऊपर तक चला आएगा, ऐसा मैं उम्मीद करूं, जैसे कैपिलरी राइज होता था वैसे ही। फील यस करो। सर। हाँ जी सर। तो यहाँ जो पानी आया होगा, उस पानी का जो आप देख रहे हैं वेट, वो जो वेट होगा पानी का, वो कौन बैलेंस करता होगा, दोनों किनारे पर देखिए सरफेस टेंशन का वर्टिकल कंपोनेंट, और यदि ये लेंथ L है तो L से मल्टीप्लाई करेंगे तो लेंथ फोर्स, सरफेस टेंशन इनटू लेंथ हो जाता है फोर्स, और वो इधर वाले सरफेस पे भी T cos थीटा इंटू L। तो टोटल ऊपर की तरफ फोर्स कितना हो गया, 2T cos थीटा इंटू L, और वो mg के बराबर। अब बताइए यहाँ जो लिक्विड आया होगा दोनों प्लेट के बीच में h हाइट तक ऊपर, उसका वॉल्यूम कैसे देखेंगे आप, यदि प्लेट के बीच का डिस्टेंस है d, यदि प्लेट के बीच का डिस्टेंस है d, हाइट है h और लेंथ है L, तो वॉल्यूम कैसे लिखेंगे, L D H इंटू रो इंटू जी, 2T cos थीटा इंटू L। H का वैल्यू कितना हो गया, 2T cos थीटा, L और L तो कैंसिल आउट हो गया, बाय डी रो जी। क्या एक बार और समझाऊं, नहीं सर। यदि थीटा नहीं दिया गया है तो कंप्लीट वेटिंग लिक्विड मान करके थीटा 0 डिग्री कर देंगे, cos 0 1, और एंगल ऑफ कांटेक्ट दिया गया है तो यूज करेंगे 2T cos थीटा बाय डी रो जी। और डी क्या है, डी है दोनों प्लेट के बीच का सेपरेशन, वहां कर्व सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर वो नहीं है, दोनों प्लेट के बीच का सेपरेशन। यहां एक पॉइंट और देखने का मौका मिलेगा आपको, एटमॉस्फेयर का प्रेशर है P नॉट और भीतर प्रेशर है P नॉट से कुछ अलग, क्योंकि सरफेस कर्व्ड दिख रहा है, तो उसके लिए अलग एक कंडीशन हम लोग सोचते हैं। प्रैक्टिकली देखो, ये एक प्लेट है ग्लास का, इसके ऊपर वाटर बिखेर दो,
और इसके ऊपर एक दूसरा प्लेट रख दो। तो आप मुझे ये बताओ, ये जो दोनों प्लेट हैं एक दूसरे के ऊपर रखा गया, जिनके बीच में थिकनेस है टी, क्या आप ये उम्मीद करते हो कि ये प्लेट चिपका जैसा बिहेव करने लगेगा? कांच के दो प्लेट थे, बीच में पानी है। यस सर, हाँ सर, Yes, लगेगा sir. चिपका। अब इनको अलग करना है तो दो ऑप्शन है, दोनों को एक दूसरे के परपेंडिकुलर दूर खींचो या दोनों को स्लाइड कर दो। एक को फिक्स रख के दूसरे को स्लाइड कर दो। तो स्लाइड करते वक्त जो फोर्स हमने एक्स एक्सटर्नल देखा था वो एफ विस्कस के बराबर था। उसके लिए कैसे लिखा था? तो एफ विस्कस लिखना हमें आता है एफ बाई ए इक्वल्स टू ईटा वी माइनस 0/t। तो एफ विस्कस आ गया था ए ईटा वी बाई टी, और यही एफ एक्सटर्नल लगा देंगे। वी यदि कांस्टेंट रखते हैं स्लाइड करने वाला, तो एफ एक्सटर्नल एफ विस्कस के बराबर कर देते थे। एफ एक्सटर्नल जो फोर्स लगाते थे स्लाइड करते वक्त वो हो जाता था ए ईटा इंटू वी बाई टी। ये विस्कोसिटी में आपने पढ़ा। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि आपसे कहा जाए कि प्लेट को एक दूसरे के परपेंडिकुलर अलग करो। दो प्लेट के बीच में थिकनेस है टी और उनमें लिक्विड था। अब यदि मैं दोनों प्लेट के बीच में झांक के देखूं तो लिक्विड का जो सरफेस एक किनारे से मान लो मुझे दिखेगा, वो किनारे से दिखेगा ऐसे कर्व्ड। ध्यान देना, दो प्लेट के बीच में जो लिक्विड दिखेगा वो ऐसा कर्व दिखेगा। ये है उनके बीच का थिकनेस और ये मान लो लेंथ है एल। अब मुझे बताओ कि यदि मैं डिफरेंस देखना चाहूं आउटसाइड और इनसाइड वाले का, तो कैसे पता चलेगा? तो कर्व्ड सरफेस जो सिलिंड्रिकल आपके सामने है लिक्विड का, उस पे भीतर से बाहर की तरफ लेफ्ट से राइट लगने वाला फोर्स कितना होगा? P इंटू एरिया का प्रोजेक्शन L इंटू टी। और राइट से लेफ्ट लगने वाला कितना होगा? P नॉट इंटू L इंटू टी। L इंटू टी हो गया वो जो दो प्लेट के बीच का सरफेस एरिया आप देख रहे हैं, प्रोजेक्शन हो गया कर्व सरफेस के रेस्पेक्ट में। तो P नॉट इंटू एरिया का प्रोजेक्शन फोर्स दे रहा है हॉरिजॉन्टल, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट। और लिक्विड जो है, हाँ फिर से बोलिए सर। वो जो आपने रेड लाइन में लिखा है ना, वो प्रोजेक्शन वाला, वो दोबारा बता दो। अच्छा आप मुझे ये बताओ, जब स्फेरिकल लिक्विड ड्रॉप लेते थे तो उस पे लिक्विड जो कर्व सरफेस पे फोर्स लगाता था उसका एरिया, उसका फोर्स कैसे लिखते थे? P नॉट इंटू कौन सा एरिया लेते थे? फिर प्रोजेक्टेड एरिया सर। प्रोजेक्टेड एरिया पाई आर स्क्वायर लेते थे ना, ये सर्किल वाला एरिया। उसी तरह यहाँ प्रोजेक्टेड एरिया कौन सा होगा? यहाँ ये वाला एरिया होगा प्रोजेक्टेड एरिया। ये जो रेक्टेंगल सामने दिख रहा है इस कर्व के लिए प्रोजेक्टेड एरिया ये होगा। इसी के परपेंडिकुलर फोर्स देखना चाहते हैं ना, तो उसका जो एरिया दिख रहा है वो एरिया कितना दिख रहा है? L इंटू टी। तो P के साथ किसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं? प्रोजेक्टेड एरिया L इंटू टी। और P नॉट के साथ किसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं? प्रोजेक्टेड एरिया L इंटू टी। और सरफेस टेंशन यहां भी होगा, इधर भी कांटेक्ट है और यहां भी कांटेक्ट है। कितना है? टी कॉस थीटा, या थीटा नहीं दे तो टी इंटू एल, यहां भी टी इंटू एल यहां भी। और बैलेंस के लिए क्या लिख सकते हैं आप? बैलेंस के लिए लिख सकते हैं पी इंटू एल इंटू टी प्लस 2TLT इक्वल्स टू P नॉट इंटू LT। ये LT वाला कहानी खत्म कर दो तो 2T हो जाएगा। कहीं पर एरिया में कुछ मिसिंग हो तो बताना। P नॉट
अच्छा एल टी हर एक जगह से गया नहीं, टी के साथ यहाँ पर टी नहीं है, टी इंटू एल है केवल। तो आप जाता किसे देख रहे हैं? आप जाता देख रहे हैं केवल टी, अभी टी भी नहीं जाएगा, एल केवल जाता दिख रहा है, एल हर एक जगह है, एल एल एल। तो 2t इक्वल्स टू पी नॉट माइनस पी इंटू टी। तो पी नॉट माइनस पी किसके बराबर हो गया? पी नॉट माइनस पी हो गया भीतर और बाहर के प्रेशर के डिफरेंस का 2t/t। और ये जो प्रेशर का डिफरेंस है, ये भीतर जो पानी है और बाहर जो एटमॉस्फेयर है उनके प्रेशर का डिफरेंस है। इसका मतलब बाहर प्रेशर ज्यादा है जिसने दोनों प्लेट को दोनों तरफ से दबाया हुआ है। अब यदि मुझे अलग करना है तो यही प्रेशर डेल्टा पी और उसको एरिया से मल्टीप्लाई कर दो प्लेट के, इतना फोर्स यदि मैं परपेंडिकुलर लगाऊंगा सरफेस के तो मैं पुल करके अलग कर सकता हूं इन दोनों प्लेट को। एफ एक्सटर्नल जो पुल करने के लिए चाहिए, दोनों प्लेट को अलग करने के लिए चाहिए, तो एफ एक्सटर्नल कितना प्लेट लगाना पड़ेगा? तो भीतर और बाहर जो प्रेशर का डिफरेंस है इनटू प्लेट का एरिया। तो लिक्विड के सरफेस टेंशन का ट्वाइस करके दोनों प्लेट के बीच का जो डिफरेंस है या थिकनेस है लिक्विड का उससे डिवाइड करते हैं और एरिया से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये सरफेस टेंशन, यहाँ विस्कोसिटी नहीं है क्योंकि यहाँ रेजिस्टेंस नहीं है, क्योंकि यहाँ स्लाइडिंग नहीं है, यहाँ आपने झटके से दोनों को अलग किया। तो उस समय जो फोर्स आपको लगाना पड़ेगा वो होगा 2t/t इंटू एरिया। यदि t का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट t cos थीटा लेके आप सोच रहे होते तो 2t cos θ/t इंटू एरिया। मैंने cos थीटा को नेग्लिजिबल या थीटा को नेग्लिजिबल कंप्लीट वीटिंग लिक्विड मान करके मैंने cos θ1 किया है। तो दो प्लेट जो होते हैं इनको दो तरह से आप अलग कर सकते हैं, एक स्लाइड करके और एक पुल करके एक दूसरे से परपेंडिकुलर। तो पुल करके जब अलग करेंगे तो वहां सरफेस टेंशन का रोल प्ले हो रहा है, और यदि स्लाइड करके अलग करेंगे तो वहां विस्कोसिटी का रोल प्ले हो रहा है। तो अब आप लोग सरफेस टेंशन के सारे कहानी देख रहे हैं, आप लोग क्वेश्चन अब बना सकते हैं जो आपसे पूछा जाएगा उन्हें। ये प्रेशर लिखने का टेक्निक थोड़ा सा कोशिश करिए ध्यान रहे, और ये सरफेस के बैलेंस, जहां प्रेशर डिफरेंस लिखने में कंफ्यूजन हो वहां सरफेस कर्व सरफेस लेके उनके बैलेंस को देखिएगा तो रिलेशन आ जाता है। अभी के लिए ये कहानी यहीं तक रखते हैं। सरफेस टेंशन वाले, विस्कोसिटी वाले और फ्लूइड मैकेनिक्स, हाइड्रोस्टैटिक्स, डायनामिक्स सारे क्वेश्चंस आपके जो एक्सरसाइज में है एटलीस्ट एक्सरसाइज 1 ट्राई कर लीजिए अपने बुकलेट के सब कोई। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू। बाय सर।